आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बर्न की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, इसकी एनाटॉमी एंड इसकी ईटियोलॉजी हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो वीडियो सेकंड थी उसके अंदर हमने देखा था क्लासिफिकेशन डेप्थ के अकॉर्डिंग। थर्ड वीडियो के अंदर हमने साइज के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन समझा था बर्न का, एंड इलेक्ट्रिक बर्न को हमने पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन, जोन्स ऑफ वुंड्स, इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी एंड बर्न वुंड हीलिंग के बारे में। ये 4 पॉइंट हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशन से। कॉम्प्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट, द डेप्थ एंड द टाइप ऑफ बर्न इंजरी देयर में बी सेकेंडरी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब ये है इंजरी का एक्सटेंट, डेप्थ एंड टाइप पर डिपेंड करता है कि पेशेंट में सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं हमको बर्न के अंदर। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके अंदर हमको निमोनिया भी देखने को मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है, ट्रेक्टल डैमेज भी हो सकता है। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमको देखने को मिल सकता है कि वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, कार्डिक रिदमिया हो गया, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, ये सब देखने को हमको मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन में बर्न होने के बाद। इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर, जो कि है इंक्रीज इन कोर टेम्परेचर। जो कोर टेम्परेचर होता है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है, और जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्स, तो जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा बर्न होने के बाद स्कार देखने को मिल सकता है, जॉइंट फ्यूजन हो जाता है, एट्रोफी हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट मसल, जो मसल इन्वॉल्व हुई है बर्न के अंदर उसकी एट्रोफी हो सकती है। साथ के साथ में साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा है वो भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू द पेशेंट। ये होते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर हमने देख लिया पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, स्कार हो गया, मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, मसल के बारे में सकता है, जॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है बर्न होने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं जोन्स ऑफ बर्न वुंड। तो हम पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये स्किन है, स्किन के ऊपर की तरफ ये है एपिडर्मिस लेयर और नीचे की तरफ है डर्मिस लेयर। ठीक है, और ये स्किन है। तो स्किन के अंदर जब बर्न होता है तो हमको 3 तरह के जोन देखने को मिलते हैं। एक होता है बिल्कुल सेंटर में जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ कोगुलेशन। सेकेंड जो है जोन वो होता है जोन ऑफ स्टेसिस, और जो एक और लेयर होती है जो सबसे आउटर लेयर होती है ये, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ हाइपरथीमियम। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। सबसे पहले है कोगुलेशन वाला बीच में, स्टेसिस है वो उसके साइड में होगा, और सबसे बाहर की तरफ होगा हाइपरथीमियम। इसके हम जब समझेंगे ना तो इसको हम क्लासिफिकेशन समझेंगे इसका डिफरेंस करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कोगुलेशन वाला जोन, फिर स्टेसिस वाला जोन और हाइपरथीमिया वाला जोन। ठीक है, इस डायग्राम को भी हम देखते चलेंगे साथ में। तो इसके फीचर्स की बात करते हैं। पोजीशन, तो जोन है वो कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट वाला जो जोन होता है कोगुलेशन वाला, वो बर्न के सेंटर में होता है। ये जो है ये सेंटर में है बर्न का जोन। उसके बाद जोन ऑफ स्टेसिस होता है, ये सराउंडिंग द सेंट्रल जोन जो है उसके सराउंडिंग में होता है, और ये वाला जो होता है ये आउटर मोस्ट जोन होता है। ओके, डिग्री ऑफ हीट इंजरी की बात करें तो ये बीच वाला जो जोन है जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे मैक्सिमम अपन को हीट देखने को मिलेगी। डिग्री ऑफ हीट जो इंजरी है वो सबसे ज़्यादा होगी। जो सेकेंड वाला जोन है वहाँ पे उससे कम होगी, जो आउटर जोन है वहाँ पे सबसे कम हमें देखने को मिलेगी, मिनिमल होगी। टिश्यू की कंडीशन की बात करें, जो बर्न है हुआ है उस जगह पे जो टिश्यू की जो इंजरी है वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा डैमेज होंगे बर्न के कारण। जो कोगुलेशन वाला जोन है वो, तो इरिवर्सिबल टिश्यू नेक्रोसिस यहाँ पर होगा। जो टिश्यू डैमेज बट पोटेंशियली वेरिएबल, इसके अंदर टिश्यू डैमेज तो हुआ है लेकिन वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, डेड नहीं हुआ है कि वो दोबारा ठीक ना हो पाए। इसके अंदर अगर अपन उसको ठीक से ट्रीटमेंट देंगे तो दोबारा रिवर्स हो जाएगा, दोबारा सही हो जाएगा। और जो जोन थर्ड होता है ना उसके अंदर नो परमानेंट टिश्यू डैमेज, जो टिश्यू डैमेज होता है वो पूरे नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, और वो सही हो जाते हैं, फिर बिल्कुल ही नहीं होते हैं। उसके अलावा सेलुलर चेंजेस की बात करें तो प्रोटीन कोगुलेशन या फिर सेल डेथ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रोटीन कोगुलेशन का मतलब है कि ज़्यादा हीट लगने से जो बर्न के जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर लूज कर देते हैं और वहाँ पे जम जाते हैं हार्ड स्ट्रक्चर, उसको हमने कहा है प्रोटीन कोगुलेशन। उसके अलावा सेल डेथ देखने को मिलती है इस वाले के अंदर अपन को। ठीक है, उसके बाद सेलुलर ईडिमा देखने को मिलता है,
हाइपोक्सिया अपन को देखने को मिलेगा। सेलुलर इडिमा का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर पानी या फिर जो फ्लूइड होता है ना वो जमा हो जाता है, जिस कारण से जो सेल होती है ना वहाँ पे हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है और हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया क्यों है? क्योंकि जो ब्लड है वहाँ पर ब्लड प्रॉपर अमाउंट में पहुँच नहीं पा रहा डैमेज होने के कारण, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसको हमने कहा है यहाँ पर हाइपोक्सिया। और जो जोन थर्ड है वहाँ पर हमको थोड़े बहुत इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई है वो कंप्लीट लॉस हो जाती है फर्स्ट जोन के अंदर, सेकंड के अंदर थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है और जो थर्ड जोन है वहाँ पे अपन को वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है, वो जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैपिलरी स्टेटस की बात करें, ये डिस्ट्रॉय जो हो जाती है यहाँ पे कैपिलरी। जो सेकंड वाला जोन है वहाँ पर डैमेज हो जाती है लेकिन फिर भी पूरी तरह से डैमेज नहीं होती है। और जो जोन थर्ड है ना वहाँ पे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो जो है वो डायलेट हो जाता है। सेंसेशन की बात करें तो परमानेंट लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड वाले के अंदर वो रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन थोड़े बहुत फील होते हैं, लेकिन जो जोन थर्ड होता है ना वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता, जो सेंसेशंस होते हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ठीक है। हीलिंग पोटेंशियल की बात करें तो जो इसकी जो हीलिंग होती है ना जल्दी हो जाती है, इसकी जो हीलिंग होती है ना वो नहीं हो पाती है, बहुत टाइम के बाद हीलिंग होती है। सेकेंड वाले की बात करें, जो रिकवरी है मैं रिकवर्ड विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसकी रिकवरी हो जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो रिकवरी अच्छे से हो जाएगी। और जो जोन थर्ड होता है ना इसकी जो हीलिंग है ना वो कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाता है वो वाला पार्ट जोन थर्ड। रिस्क फैक्टर की बात करें तो टिश्यू जो है लॉस हो जाएंगे परमानेंट, दोबारा वो बन नहीं पाएंगे, उसको पूरा अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए होगा जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह। जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर है उसके अंदर परमानेंट टिश्यू का लॉस हो जाता है। कैन प्रोग्रेस टू कोगुलेशन इज इन्फेक्शन इडिमा, अगर मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन या फिर इडिमा नहीं होता है तो ठीक से ट्रीट बिल्कुल सही हो जाता है, अगर हो जाएगा तो उसका रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। लेस रिस्क, यहाँ पे जो रिस्क होती है ना वो कम होती है, लेस रिस्क होता है। टाइम ऑफ रिकवरी की बात करें, ये दोबारा ठीक से रिकवर नहीं होता, डज नॉट रिकवरी, वेरिएबल है, ट्रीटमेंट देंगे प्रॉपर तो ठीक हो जाएगा। 7 to 10 डेज़ के अंदर जोन थर्ड है वो हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है। आउटकम की बात करें तो इसके अंदर सर्जरी या फिर स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायर्ड होती है, अगर ठीक से बर्न केयर करेंगे तो ये जल्दी ट्रीट हो जाएगा। और जो अगर जो जोन थर्ड है उसकी रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये था जोन ऑफ वुंड जो कि 3 तरह से होता है, इसका हमने कंपैरिजन देख लिया। जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे इंजरीज ज़्यादा होगी, ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब होंगे, ज़्यादा फील होंगे, इसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है। जोन थर्ड है इसके अंदर कम कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाता है अगर ठीक से ट्रीटमेंट देंगे तो। जोन थर्ड है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से इनको कंपेयर करके अपन समझ सकते हैं। जहाँ पे बर्न हुआ है तो आप भी बात समझ सकते हो, जहाँ पे बर्न हुआ है वो तो एरिया ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कोज करेगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम कोज करेगा, लेकिन जो बाहर का होता है इतना ज़्यादा बर्न नहीं होता, इसलिए जल्दी ठीक हो जाता है। तो अब अपन उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न इंजरी, इसको अपन पहले पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले होते ही है बर्न इंजरी। बर्न इंजरी होने के बाद होते हैं जो नॉन एपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन रहती है ना वो रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के कारण जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो नैरो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, बर्न इंजरी हुई उसके बाद ये दोनों रिलीज़ हुए और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है ना, बर्न के फ्यू आवर्स के बाद, जब बर्न हुआ बर्न के फिर कुछ घंटों के बाद क्या होता है ना, वेजोडाइलेशन होता है, जिससे क्या होता है ना जो कैपिलरीज होती है ना वो ज़्यादा परमेबल हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी परमेबिलिटी, और जो प्लाज्मा ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना वो बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हिस्टामिन होते हैं ना, हिस्टामिन रिलीज़ होते हैं, और हिस्टामिन रिलीज़ होने से इंजर्ड ब्लड वेसल्स में जो स्वेलिंग होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो स्वेलिंग है वो होने लग जाती है, जिससे क्या होता है ना उससे वेजो एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो इडिमा होता है ना वो डेवलप हो जाता है, उसके डेवलप होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है ना वो अंदर का जो वॉल्यूम है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, अंदर का वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइड्स है, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइड्स के जगह चिपक जाते हैं, वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जो माइक्रो सर्कुलेशन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है इस जगह पे, माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया। और इन सब प्रोसेस के कारण छोटी ब्लड वेसल्स में जो छोटे क्या होता है ना क्लॉट बन जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो थ्रोम्बस है ना वो बन जाता है, जिससे जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो कम हो जाती है, और इस कंडीशन को अपन कहते हैं थ्रोम्बोटिक इस्कीमिया। ठीक है, ये पूरा एक
इफेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड इंजरी हुई, ब्लड इंजरी के कारण जो दोनों ये थे ये रिलीज हुए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उसके बाद वेजो डायलेशन होगा कुछ आवर्स के बाद, जो कैपिलरी है उसकी परमेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कुछ फिर उसके बाद क्या होगा ना, हिस्टामिन रिलीज होंगे, हिस्टामिन रिलीज हो गए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर इडेमा हमको देखने को मिलेगा, और जो वॉल्यूम है इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर, जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट्स का एग्रीगेशन हमें देखने को मिलेगा, और जिसका वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोटिक इस्चेमिया हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको हम पढ़ते हैं। ब्लड इंजरी, ब्लड इंजरी के बाद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोइंग रिलीज ऑफ नॉन एफिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन अ फ्यू hours after burn injury, vasodilation occurs causing increased capillary permeability, excretion of plasma into the extravascular space, release of histamine causing swelling of the injured cells leading to extravascular edema and the reduction in the volume in the intravascular space, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोटिक इस्चेमिया। ये एक पूरा इसका इफेक्ट होता है बर्न इंजरी का। उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्न वुंड हीलिंग के बारे में, ठीक है। तो बर्न वुंड हीलिंग डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट एंड अकर्स हैज एपिडर्मल हीलिंग और डर्मल हीलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो बर्न होता है, बर्न की जो वुंड हो जाता है बर्न होने के बाद, उसकी हीलिंग जो है ना इस बात पे डिपेंड करती है कि जो स्किन है, स्किन कितनी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब उसके स्किन की डेप्थ कितनी है इन्वॉल्वमेंट की, इस बात पे डिपेंड करता है। और ये दो तरीके से होती है, एपिडर्मल हीलिंग एंड डर्मल हीलिंग। हम इसको डायग्राम से समझते हैं। हमने पहले की वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, जो स्किन होती है ना, स्किन की लेयर्स होती है। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस लेयर, उसके बाद होती है डर्मिस लेयर। जो एपिडर्मिस होती है इसकी भी 5 लेयर्स होती है, और डर्मिस से इसकी भी 2 लेयर्स होती है। अगर मान लो ओनली एपिडर्मिस जो लेयर है वो डैमेज हुई है, फिर वो बर्न हुई है, तो उसको अपन कहते हैं सुपरफिशियल बर्न। अगर मान लो डर्मिस की जो ऊपर वाली लेयर है, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, अगर वो इन्वॉल्व हो रही है तो उसको अपन कहेंगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। अगर मान लो डर्मिस के डीप रेटिकुलर लेयर तक बर्न हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि जो स्किन की लेयर है ना वो कितने डेप्थ तक जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कितने डेप्थ तक बर्न हुआ है। जो हीलिंग है ना वो भी इस बात पे डिपेंड करती है। इसलिए इसकी हीलिंग जो है वो 2 तरीके से होती है, एपिडर्मल हीलिंग एंड डर्मल हीलिंग इसको नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल हीलिंग के बारे में। अकर्स व्हेन ओनली द एपिडर्मिस इज डैमेज। अगर मान लो ओनली एपिडर्मिक जो लेयर है ना वो डैमेज हुई है, तो ये जो प्रोसेस है उसके अंदर होता है, उसके अंदर एपिडर्मल हीलिंग होती है, जिसको अपन सुपरफिशियल बर्न भी कहते हैं। अगर मान लो एपिडर्मिस जो है लेयर है वो डैमेज हुई है तो उसको अपन सुपरफिशियल बर्न कहेंगे। ये भी हमने डायग्राम के अंदर देख लिया। तो जब इसकी हीलिंग होती है उसको अपन एपिडर्मल हीलिंग कहते हैं। हीलिंग टेक प्लेस बाय एपिथेलियल रीजनरेशन, ठीक है ना। जो हीलिंग होती है ना वो किसके कारण होती है, वो होती है एपिथेलियल रीजनरेशन के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद न्यू एपिथेलियम सेल माइग्रेट फ्रॉम, जो एपिथेलियम सेल होती है न्यू वो माइग्रेट होती है कैसे, वुंड के मार्जिन से, हेयर फॉलिकल से एंड स्वेट एंड सबक्यूस ग्लैंड से, ठीक है। नो ग्रेनुलेशन टिश्यू इस फॉर्म, इसके अंदर जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज है ना वो फॉर्म नहीं होते हैं। जो हीलिंग होती है ना वो रैपिड होती है, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इसकी हीलिंग हो जाती है। अगर मान लो ओनली सुपरफिशियल जो बर्न हुआ है, तो अगर मान लो इसका मतलब ये है, अगर मान लो ओनली एपिडर्मिक जो लेयर है ना वो इन्वॉल्व हुई है, उसी का डैमेज हुआ है, उसी का बर्न हुआ है, तो उसको अपन ने सुपरफिशियल बर्न कहा है। अगर मान लो ओनली सुपरफिशियल बर्न हुआ है तो जो उसकी हीलिंग है ना वो जल्दी हो जाएगी 7 से 10 दिन के अंदर। इसके अंदर कोई स्कार का फॉर्मेशन नहीं होता है, और स्किन जो रिपेयर हो जाती है नॉर्मल कलर के अंदर, और दोबारा उसका जो स्किन का जो नॉर्मल टेक्सचर होता है ना वो वापस आ जाता है। तो इसको अपन कहते हैं एपिडर्मल हीलिंग। उसके बाद आती है डर्मल हीलिंग। डर्मल हीलिंग के अंदर क्या होता है ना, अकर्स व्हेन डर्मिस इज पार्शियली और कम्प्लीटली डैमेज। डर्मल हीलिंग तब होती है जब मान लो कि डर्मिस की जो लेयर है ना वो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली डैमेज हो गई है, उसके अंदर डर्मल हीलिंग का प्रोसेस होता है। इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरीके से होती है डर्मल हीलिंग। सबसे पहले जो फेज है इसका वो है इन्फ्लामेटरी फेज, सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज, और थर्ड जो होता है ना वो होता है मैचुरेशन फेज। जो फर्स्ट फेज होता है इन्फ्लामेटरी फेज, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्न। जब मान लो इन्फ्लामेटरी फेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं,
मतलब ये डर्मल फेज है, डर्मल हीलिंग वाला पार्ट है ये इन्फ्लामेटरी फेज। जब बर्न हुआ है तो बर्न होने के बाद इमिडिएटली ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है इन्फ्लामेटरी फेज हीलिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है ना, वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो अकर्स। तो यहाँ पे वेजोडाइलेशन होता है और जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। डीप टिश्यूज एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल से क्या होता है ना, जो डीप टिश्यूज होते हैं और जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है ना, फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द वुंड। जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना वो माइग्रेट होते हैं वुंड के अंदर। ग्रेनुलेशन टिश्यूज इज फॉर्म, जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं ना वो फॉर्म्ड होते हैं। जो हमने पहले वाली हीलिंग पढ़ी थी एपिडर्मल हीलिंग, उसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। इसके अंदर क्या होता है ना, न्यू ब्लड वेसल जो है ना वो डेवलप होने लगती है। कोलेजन फाइब्रस आर लेट डाउन। जो कोलेजन फाइब्रस होते हैं ना वो लेट डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। उसके बाद थर्ड फेज आता है, वो आता है मैचुरेशन फेज। ये इसका थर्ड फेज है डर्मल हीलिंग का। इसके अंदर क्या होता है ना, कोलेजन फाइब्रस होते हैं ना वो रिओगनाइज होते हैं एंड मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्किन इंक्रीज। जो स्किन के जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। स्कार बिकम फिम एंड पेल। जो स्कार बन चुका होता है ना वो फिम होता है और पेल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हीलिंग जो है ना स्लोली होती है इसके अंदर, लेकिन हीलिंग होती है लेकिन स्लो होती है। स्कार फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। स्कार फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और रिस्क ऑफ कॉन्ट्रेक्चर इन डीप बर्न। अगर मान लो कि डीप बर्न हुआ है तो उसके अंदर ये रिस्क रहता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके 3 फेज होते हैं डर्मल हीलिंग के। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इसके कॉम्प्लिकेशन, जोन ऑफ वुंड्स, इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी एंड बर्न वुंड हीलिंग। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसका, मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसके सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस के अंदर। 3 4 5 6 वीडियोस बन जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।